इस वीडियो में हम जानने वाले हैं अकाउंटिंग कंसेप्ट के बारे में। अगर आप एज एन अकाउंटेंट वर्क कर रहे हैं कहीं, तो आपका अकाउंटिंग कंसेप्ट अच्छा होना बहुत जरूरी है ताकि आप कोई भी अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर में अच्छा से वर्क कर सके। ये वीडियो के थ्रू हमने ट्राई किया है कि आपका अकाउंटिंग कंसेप्ट क्लियर हो जाए। तो आप इसको स्टार्टिंग से लेकर अंत तक जरूर देखिए और लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए कि आपकी क्या क्वेरी है रिलेटिंग टू अकाउंटिंग कंसेप्ट और नेक्स्ट अकाउंट्स का वीडियो आपको कौन सा चाहिए। सबसे पहले हम एक और चीज लेकर आए हैं, दैट इज वर्कशीट। एक वर्कशीट में आपको जर्नल एंट्रीज दी गई है ताकि आप प्रैक्टिस कर सके और उससे रिलेटेड भी अगर आपको कोई क्वेरी है तो आप लिख सकते हैं। जो आपका वर्कशीट है उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो हम स्टार्ट करते हैं अकाउंटिंग कंसेप्ट से। सबसे पहले अकाउंटिंग क्या है? अकाउंटिंग एक लैंग्वेज है बिजनेस का। अगर आपको बिजनेस को समझना है तो अकाउंट्स को समझना बहुत जरूरी है। हमने एक स्टोरी लाया है जिसमें आपका मिस्टर हरीश एक कैरेक्टर है जिसने अपना बिजनेस शुरू किया। सबसे पहले आपको ये बात समझनी होगी कि जो बिजनेस है और जो ओनर है, ओनर मिस्टर हरीश है, ठीक है। बिजनेस और ओनर हमेशा अलग होते हैं, कभी एक नहीं होते, हमेशा क्या होता है, अलग होता है। अब बात करते हैं बिजनेस को चलाने के लिए, बनाने के लिए कुछ चीजें लानी होती है जो ओनर जो है बिजनेस को प्रोवाइड करता है। तो मिस्टर हरीश ने बिजनेस के लिए पहले वो कैश लेके आए, फिर अपने फ्रेंड से वो लोन लेकर आए, और फिर फ्रिज लेकर आए, और आपका मशीनरी लेकर आए, और टेबल वगैरह फर्नीचर वगैरह लेके आए, और रेंट पे उन्होंने जगह लिया था, ठीक है, तो उन्होंने रेंट भी पेमेंट किया। तो जो भी ओनर बिजनेस में लेकर आता है उसे हम कैपिटल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? जब भी कोई ओनर कुछ भी सामान लेकर आ रहा है बिजनेस में, वो क्या हो जाता है, वो कैपिटल हो जाता है। और अपने फ्रेंड से अगर वो पैसा लेके आता है, फ्रेंड या अदर देन ओनर कोई भी पैसा देता है या कुछ भी कंट्रीब्यूट करता है, वो एक तरह का लोन होता है। जैसे अगर मिस्टर हरीश की वाइफ जो है वो पैसा दे रही है तो वो भी क्या हुआ, वो लोन हुआ। तो ओनर जब ला रहा है तो कैपिटल माना जाएगा, और जब वाइफ लेकर आ रही है या उसका कोई फ्रेंड लेकर आ रहा है तो लोन माना जाएगा। तो इससे हमें पता चलता है कि जो बिजनेस है और ओनर है वो दोनों हमेशा अलग होते हैं, ठीक है। तो उनका भी अकाउंटिंग बनता है कि उसने कितना दिया, ओनर ने कितना दिया, राइट, ओनर ने कितना लिया। ये सारे हिसाब किताब जो है वो भी मेंटेन होते हैं। अब आगे चलते हैं। एक दिन मिस्टर हरीश अपनी दुकान से निकल रहे थे। निकलते निकलते उनका फ्रेंड आ गया, तो वो वापस आ गए। तो उनके फ्रेंड ने उनसे पूछा कि मेरा जो है अमाउंट ड्यू है। उनका जो भी क्लाइंट था, जो उनका फ्रेंड भी है, उसने बोला कि मेरा ये अमाउंट ड्यू है। तो ये जो है मैनुअल अकाउंटिंग मेंटेन करते थे। कौन? मिस्टर हरीश। वो प्रॉपरली मेंटेन नहीं करते थे, वो कंप्यूटराइज अकाउंटिंग नहीं करते थे। तो उन्होंने बोला मुझे तो बहुत ढूंढना पड़ेगा, मैं देख के बताता हूँ, ठीक है। तो अब जो है, अगर आप मैनुअल अकाउंटिंग मेंटेन करते हो तो आपको बहुत टाइम लगता है कि किससे कितना पैसा लेना है, कितना पैसा देना है। लेकिन अगर आप कोई भी सॉफ्टवेयर, जैसे टैली प्राइम अभी बहुत ज्यादा यूज हो रहा है और आगे भी बहुत ज्यादा यूज होगा, तो टैली प्राइम अगर आप यूज कर रहे हो तो आपको ज्यादा फायदा होने वाला है। क्योंकि आप जो है, अगर कोई भी सॉफ्टवेयर यूज करते हो तो आपको फायदा होता है, राइट। आराम से आप कोई भी डिटेल्स बता सकते हो। तो ये तो बात हो गई कंप्यूटराइज अकाउंटिंग की। अब हम बात करते हैं अकाउंटिंग कंसेप्ट की, राइट। अकाउंटिंग कंसेप्ट क्या है? तो अकाउंटिंग कंसेप्ट को जीवन देता है ये चार अक्षर। ये चार अक्षर बिना अकाउंटिंग कंसेप्ट अधूरा है। तो सबसे पहला अक्षर है एल, आई। फिर मैंने उल्टा लिखा है ए को, इसको आप ए ही मानिए, और ई है आपका। तो ये हो गया लाइव। लाइव एक तरह से अगर आप देखोगे तो लाइव लगेगा कि अकाउंट्स को जीवन देने वाले ये चार शब्द, चार अक्षर
तो सबसे पहले लायबिलिटी, इनकम, असेट, एक्सपेंस, ये जानना बहुत जरूरी है। आप सोचोगे ये क्या है? अगर आप अकाउंट से जुड़े हुए हो तो आपको पता होगा कि लायबिलिटी क्या होता है, इनकम क्या होता है, असेट क्या होता है और एक्सपेंस क्या होता है। तो सबसे पहले जानते हैं लायबिलिटी क्या होते हैं। लायबिलिटी हमारा डेट होता है। डेट मतलब मेरी दायित्व, मुझे पे करना है। ठीक है, जैसे हम उधार ले रहे हैं किसी से तो हमको आगे जाके पे करना है, तो वो मेरा दायित्व हो गया। या हम सामान जो है उधार में ले रहे हैं तो उसको पैसा देना है, राइट। तो वो हमारा जो है असेट जो है वो फ्लो करता है, हमारा पैसा जो है वो फ्लो करेगा आउटसाइड, मतलब बाहर फ्लो करेगा, तो मुझे उसको पैसा देना है, मेरा दायित्व है। ठीक है, तो वो हो गया मेरा लायबिलिटी, एक तरह से बोझ। बात करते हैं इनकम। इनकम क्या करता है? इनकम जो है वो हमारा इंक्रीज होता है, हमारा इकोनॉमिक बेनिफिट। जब भी हम कोई असेट यूज करते हैं, जैसे हम फर्नीचर यूज कर रहे हैं या हमारा मशीनरी यूज करके हम कुछ प्रोड्यूस कर रहे हैं, तो उससे हमारा पैसा जो है वो बढ़ रहा है, तो दैट इज हमारा इनकम। अब बात करते हैं असेट के बारे में। असेट का मतलब ये होता है जो फ्यूचर में हमें बेनिफिट देता है। ठीक है, जैसे सपोज कीजिए मशीनरी, मशीनरी से मैं गुड्स प्रोड्यूस करूंगी, उसके बाद फ्यूचर में मुझे उसका बेनिफिट मिलेगा, आगे चल के मुझे बेनिफिट मिलता है। ठीक है, मैं बेचूंगी फिर उसका बेनिफिट मुझे मिलेगा, दैट इज माई असेट। एक्सपेंस, जिसका मैंने कॉस्ट जो है वो इनकर कर दिया है, वो इमीडिएटली तुरंत हम कंज्यूम कर लेते हैं। एक्सपेंस क्या होता है? जो तुरंत हम कंज्यूम कर लेते हैं, दैट इज माई एक्सपेंस। जैसे एडवर्टाइजमेंट हो गया, सैलरी हो गया, रेंट हो गया, ये सारे मेरे एक्सपेंस हो गए। अब बात करते हैं कि असेट और एक्सपेंस में क्या अंतर है। असेट आर रिसोर्सेज अवेलेबल टू अ बिजनेस, एक्सपेंसेस आर रिसोर्सेज कंज्यूम हो जाता है, तुरंत कंज्यूम हो जाता है एक्सपेंसेस। असेट क्या है? फ्यूचर तक बेनिफिट देता रहता है। असेट हेल्प करता है कि आपको फ्यूचर में बेनिफिट मिले, और एक्सपेंस इनकर हो जाता है और फ्यूचर अकाउंटिंग पीरियड में आगे चल के आपको बेनिफिट नहीं देता है, मतलब तुरंत आपको बेनिफिट उसका मिल जाता है। अब हम बात करते हैं कि असेट और सॉरी एक्सपेंस और लॉस में क्या अंतर है। एक एग्जांपल मैं लेती हूँ ताकि आप रिलेट कर सको। सपोज कीजिए आप पुचका खाने जाते हो, और पुचका आप जब खाते हो तब आप बहुत एंजॉय करते हो, वो आपका एक्सपेंस है। लेकिन जैसे ही आपको पुचका देता है वो गिर जाता है, आप खा नहीं पाते हो, तो आपने पैसा तो दे दिया लेकिन आप वो पुचका खा नहीं पाए, तो दैट इज योर लॉस। ये डिफरेंस है एक्सपेंस और लॉस में। तो आपको समझ में आ गया होगा कि ये जो चीजें हैं, लाइबिलिटी, इनकम, एक्सपेंस और हमारा असेट, ये हमारे अकाउंटिंग कंसेप्ट को जान प्रोवाइड करता है। हमें ये जानना बहुत जरूरी है कि असेट क्या है। असेट मतलब मुझे फ्यूचर में बेनिफिट मिलेगा, इनकम मतलब मुझे जो भी है बेनिफिट मिल गया है, वो मेरे बेनिफिट को बढ़ा रहा है, राइट। और आपका एक्सपेंस जो है वो तुरंत कंज्यूम हो गया है। लाइबिलिटी मतलब मुझे कुछ देना है, मुझे मेरा बोझ है, मुझे मेरा दायित्व है, मुझे देना है, राइट। अब हम लोग क्लासिफाई करना सीखते हैं, तो ये सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप होता है। सबसे पहले हमको क्लासिफाई करना होता है। जैसे फर्नीचर, आपको क्या लगता है, क्या फर्नीचर लाइबिलिटी है, एक्सपेंस है, इनकम है? क्या एक्सपेंस तब होगा जब तुरंत आपको बेनिफिट दे देगा, आगे चल के बेनिफिट नहीं मिलेगा, तुरंत आपका कंज्यूम हो जाएगा। तो एक्सपेंस भी नहीं है, लाइबिलिटी तो है ही नहीं क्योंकि हमारा दायित्व नहीं है, एक्सपेंस भी नहीं है, इनकम थोड़ी ना है, इनकम भी नहीं है, तो ये मेरे लिए असेट है क्योंकि आगे चल के फ्यूचर में मुझे बेनिफिट मिलने वाला है, तो ये मेरे लिए क्या है? असेट है। स्टेशनरी, स्टेशनरी क्या आपको हर साल बेनिफिट देगा, या कुछ समय के लिए देगा, या कंज्यूम जल्दी हो जाएगा, राइट। तो हमारी लाइबिलिटी भी नहीं है, इनकम भी नहीं है, ये हमारे लिए असेट भी नहीं है क्योंकि आगे चल के अकाउंटिंग पीरियड में थोड़ी ना हर अकाउंटिंग पीरियड में हमको बेनिफिट देगा, नहीं। तो ये मेरे लिए एक्सपेंस है। इंटरेस्ट रिसीव, मेरे को इंटरेस्ट मिला, कुछ बेनिफिट मिला, ठीक है, तो वो मेरा जो है लाइबिलिटी नहीं है, असेट नहीं है, एक्सपेंस भी नहीं है, ये मेरे लिए इनकम है। अब बात करते हैं कैपिटल। कैपिटल मतलब ओनर ने कुछ अमाउंट बिजनेस को दिया, राइट, वो हो गया हमारा कैपिटल। कैपिटल का मतलब ओनर जो है बिजनेस को कुछ अमाउंट दे रहा है, राइट। तो वो मेरे लिए क्या है?
आप बिजनेस के नजरिए से सोचिए, कभी ओनर के नजरिए से नहीं। जब भी ओनर पैसा लगाता है बिजनेस में, तो बिजनेस से क्या चाहता है कि कुछ रिटर्न मिले। तो वो बिजनेस के लिए एक तरह से बोझ हो जाता है कि यार मेरे को तो रिटर्न देना पड़ेगा, इसको मेरे को कुछ ना कुछ देना पड़ेगा ओनर को। तो बिजनेस के लिए बोझ है, मतलब क्या है, बिजनेस के लिए लायबिलिटी है कि मुझे देना है, किसको, ओनर को देना है, राइट। तो ये जो चीजें हैं आपको क्लासिफाई करना सीखना होगा। पहले आप क्लासिफाई कीजिए क्या असेट है, लायबिलिटी, एक्सपेंस है, इनकम है, उसके बाद आगे हम लोग चल सकते हैं। अब क्लासिफाई हम लोगों ने कर लिया। हमेशा याद रखिए कि अकाउंटिंग में दो चीजें हैं, एक तो डेबिट, एक होता है क्रेडिट। ठीक है, तो कोई चीज डेबिट होता है, कोई चीज क्रेडिट होता है, इक्वल अमाउंट से। ठीक है, जितना आएगा उतना जाएगा। जैसे हमने पढ़ाए है बचपन में, एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। ठीक है, वैसे ही अगर कुछ आएगा तो कुछ जाएगा ही, राइट। तो वही है, कुछ डेबिट होगा तो कुछ क्रेडिट होगा, राइट। तो हमारा रूल क्या है अकाउंटिंग का, हम समझते हैं असेट के केस में। असेट जब बढ़ता है तब क्या होता है, डेबिट होता है, और असेट जब घटता है तब होता है क्रेडिट। ठीक है, इक्वल अमाउंट से, सेम अमाउंट से डेबिट और क्रेडिट होता है। लाइबिलिटी जब बढ़ती है तब होती है क्रेडिट, और जब घटती है तब होती है डेबिट। इनकम हमेशा क्रेडिट होता है और एक्सपेंस हमेशा डेबिट होता है। तो ये रूल है जो बनाए गए हैं, मॉडर्न रूल है, जिसमें बता दिया गया है कि अगर आपका असेट बढ़ रहा है तो वो क्या होगा, डेबिट होगा, और अगर घट रहा है तो क्रेडिट होगा। लाइबिलिटी अगर घट रही है तो क्या होगी, डेबिट होगी, और बढ़ रही है तो होगी क्रेडिट। तो ये रूल्स है। अब आगे चलते हैं। देखिए ये तराजू में आप देख रहे हो कि डेबिट और क्रेडिट जो है वो हमेशा सेम होता है, हमेशा इक्वल होता है। अगर 5,000 से कोई चीज डेबिट हो रही है तो 5,000 से क्रेडिट भी होगी। तो हमेशा जो है डेबिट और क्रेडिट सेम होगा। अब कुछ कुछ टर्म्स के बारे में बात करते हैं। हमने जान लिया कि मैम डेबिट और क्रेडिट सेम होता है, और जितना अमाउंट से डेबिट होगा उतना अमाउंट से क्रेडिट होगा, और क्या नेचर है, अगर एसेट है तो इंक्रीज होगा तो डेबिट होगा, डिक्रीज होगा तो क्रेडिट होगा। ये सारा हमने जान लिया। अब हम बात करते हैं कुछ कुछ टर्म्स के बारे में जो हम बार बार सुनते हैं। आउटस्टैंडिंग। आउटस्टैंडिंग मतलब यहाँ पर ये होता है कि अभी देना है, देना बाकी है, मैंने दिया नहीं है, एक तरह का बोझ, मुझे देना है, मैंने दिया नहीं है। तो ये मेरे लिए क्या है, लायबिलिटी है। क्या है, लायबिलिटी, मुझे देना है। पेबल का मतलब भी एक ही चीज होता है, बस थोड़े शब्द बदल दिए गए हैं। पेबल का मतलब मुझे देना है, तो ये मेरे लिए लाइबिलिटी। प्रीपेड, मैंने पहले से दे दिया, आगे चल के मुझे बेनिफिट मिलेगा। जब मैं कुछ पहले से ही पे कर देती हूँ और आगे चल के मुझे उसका बेनिफिट मिलता है तो वो होता है प्रीपेड। तो वो हमारे लिए असेट, जब भी कुछ आगे चल के बेनिफिट मिल रहा है, फ्यूचर में मुझे बेनिफिट मिल रहा है, तो मेरे लिए असेट हो गया। एडवांस मतलब मैंने सैलरी पहले ही दे दी और आगे चल के वो एम्प्लॉय मेरे लिए काम करेगा, तो वो जो है मेरे लिए क्या हो गया, एडवांस हो गया। एडवांस मेरे लिए असेट होता है। डेटर का मतलब क्या है, जब हम उधार में सामान देते हैं, उधार में सामान देते हैं, जो उसको हम उधार में सामान दे रहे हैं वो मेरा हो गया डेटर। डेटर से आगे चल के मुझे पैसा मिलेगा, आगे चल के फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट होगा, आगे चल के पैसा मिलेगा, तो दैट इज माय असेट। वो मेरे लिए क्या है, असेट है। जब भी आप देख लो आगे चल के आपको पैसा मिलने वाला है, तो बेनिफिट होने वाली, आगे चल या पैसा मिलेगा या बेनिफिट होगी, तो वो आपके लिए असेट हो गया। ठीक है, लाइबिलिटी मतलब एक तरह का बोझ है, आपको पे करना है, आपने पे नहीं किया तो वो आपकी लाइबिलिटी हो गई। क्रेडिटर मतलब आपने उधार में सामान खरीदा है, पैसा देना है, एक तरह का बोझ है, तो वो आपके लिए क्या हो गई, लाइबिलिटी हो गई। कि आपका एक तरह का दिमाग में बोझ है, यार इसको तो पैसा देना है, तो ये हो गया लाइबिलिटी। कैपिटल, बिजनेस की नजर से सोचो, बिजनेस की नजर से जब भी ओनर बिजनेस में कुछ लगाता है, बिजनेस का दिमाग ये चलता है, यार इसको रिटर्न देना है, इसको ये देना है। जब भी कुछ दिमाग में बोझ हो तो वो हो गया लाइबिलिटी, किसको देना है मुझे, मतलब मेरी लाइबिलिटी बढ़ रही है। ड्रॉइंग्स मतलब अगर ओनर ने जो पैसा लगाया था,
ये वो बिजनेस से निकाल लिया, तो एक तरह से बिजनेस का बोझ कम हो गया, लाइबिलिटी क्या हो गई, कम हो गई। ड्रॉइंग्स मतलब ओनर ने निकाला पैसा बिजनेस से। तो ये सारा टर्म्स हमारे लिए जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि जब भी हम अकाउंटिंग एंट्रीज करेंगे तो हमारा सामना ये सारे टर्म्स से होगा ही होगा। अब आगे चलते हैं, एक कंसेप्ट के बारे में समझते हैं। देखिए अभी तक हमने ये समझा कि ओनर और बिजनेस अलग है, ठीक है। ओनर जब बिजनेस में कुछ लगाता है तो उसे हम कैपिटल बोलते हैं, और ओनर जब बिजनेस से कुछ निकाल लेता है तो हम उसको क्या बोलते हैं, ड्राइंग्स बोलते हैं। और हमने समझा कि असेट क्या है, असेट जो आगे चल के मुझे बेनिफिट दे। लाइबिलिटी मतलब एक तरह का दिमाग में बोझ, यार पैसा देना है इसे, मैंने दिया नहीं है, इसने मेरे लिए काम कर दिया लेकिन मैंने पैसा दिया नहीं, इससे मैंने गुड्स खरीद लिया लेकिन मैंने पैसा दिया नहीं। एक्सपेंस मतलब कि मैंने जो है बेनिफिट कंज्यूम कर ही लिया है, आगे चल के कोई बेनिफिट नहीं मिलने वाला, तुरंत कंज्यूम हो गया। और इनकम तो हमें बेनिफिट देता ही है। अब हम बात करते हैं अकाउंटिंग पीरियड के बारे में। जैसे सपोज कीजिए 2021 है और 2022 है, ठीक है, दो अकाउंटिंग पीरियड है हमारा। देखिए हम इंडियन सिस्टम फॉलो करते हैं जिसमें 1 अप्रैल से 31 मार्च एक अकाउंटिंग पीरियड होता है। ओके, तो बेसिकली 2021 का जो खर्चा है वो 2021 में रिकॉर्ड करो, इवन दो आउटस्टैंडिंग। ये हमेशा याद रखिए कि इस साल का खर्चा इसी साल रिकॉर्ड होगा। जैसे मैंने पे नहीं किया, हो सकता है ड्यू हो, मतलब मुझे देना है, लेकिन फिर भी इसी साल रिकॉर्ड होगा। इस साल का खर्चा इसी साल रिकॉर्ड होगा। और 22 का खर्चा अगर 22 में रिकॉर्ड करो, इवन पेड इन एडवांस इन 2021, हो सकता है कि 2022 का खर्चा मैंने पहले ही पे कर दिया, प्रीपेड है, तो वो खर्चा जो है वो कब रिकॉर्ड करना है, 2022 को ही रिकॉर्ड करना है। तो जिस साल का खर्चा होगा उसी साल आपको रिकॉर्ड करना होगा, ये आपको ध्यान रखना है, तभी आप आगे बढ़ पाओगे। अब कैसे जर्नल एंट्री पास करें, दिमाग में क्या चलना चाहिए जर्नल एंट्री पास करने से पहले। तो जर्नल एंट्री का थॉट प्रोसेस मैंने ट्राई किया है आपको समझाने का, सो लेट्स स्टार्ट। सो सबसे पहले आइडेंटिफाई करो, आइडेंटिफाई द पर्टिकुलर्स नीड टू बी क्लासिफाइड। जो भी क्लासिफाई करना है उसको आइडेंटिफाई करना सीखना होगा कि मेरे को क्या क्लासिफाई करना है। पहले मुझे क्या करना होगा, आइडेंटिफाई करना होगा, फिर क्लासिफाई करना होगा कि वो असेट है, लाइबिलिटी है, इनकम है, एक्सपेंस है, क्या है, वो हम लोग को देखना होगा, ठीक है। फिर हम लोग को डायरेक्शन चेक करना होगा, मतलब क्या असेट बढ़ रहा है, क्या असेट घट रहा है, क्या इनकम है, क्या एक्सपेंस है, क्या असेट क्या लाइबिलिटी बढ़ रही है, लाइबिलिटी घट रही है। उसके बाद मुझे रूल अप्लाई करना पड़ेगा डेबिट या क्रेडिट का। हमको पता ही है रूल क्या है, रूल ये है कि अगर एसेट बढ़ेगा तो डेबिट होगा, अगर एसेट घटेगा तो क्रेडिट होगा। उससे पहले हम लोग को ये जो रूल्स है वो फॉलो करने पड़ेंगे। तो हम एक एग्जांपल लेते हैं और देखते हैं कि मैंने कैसे रूल्स लगाया है, होप आपको हेल्प करे, ठीक है। तो हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले सैलरी पेड, इसमें सैलरी क्या है, और इसमें एक और दो चीज इन्वॉल्व है। अगर आप देखो तो मैं आइडेंटिफाई करती हूँ, मैं कोशिश करती हूँ, एक तो आपका सैलरी जो है वो है, और आपका कैश, राइट, कैश या बैंक जो भी। तो सैलरी है और क्या कैश है या बैंक है, दोनों में से एक इन्वॉल्व है। तो सैलरी जो है वो मेरे लिए क्या है, सैलरी मतलब हम सैलरी किसको देते हैं, एम्प्लॉइज को देते हैं, उन्होंने मेरे लिए काम किया है। तो या तो पास्ट पीरियड में उसने काम किया है, या तो मेरा अभी जो है वो कंज्यूम हो जाएगा, तो ये मेरे लिए एक्सपेंस है। और कैश इन बैंक जो है मेरे लिए असेट है, ठीक है, असेट है, आगे चल के मैं कुछ कहीं पर भी यूज कर सकती हूँ, तो वो मेरे लिए असेट है, ठीक है, कैश या बैंक। अब डायरेक्शन देखते हैं। सैलरी सीन्स एक्सपेंस है, सीन्स एक एक्सपेंस है, एक मेरा खर्चा है, तो और कैश इन बैंक मेरा असेट है। तो असेट जो है वो कम रहा है, असेट जो है वो कम रहा है। जब जब आप सैलरी पे करते हो तब आपका कैश कम होता है या बढ़ता है, सोचिए, आपका पैसा तो जा रहा है, ठीक है, तो वो एसेट जो है वो कम हो रहा है। अब हमको रूल अप्लाई करना है, रूल हम क्या अप्लाई करेंगे कि सैलरी एक्सपेंस है तो डेबिट होगा, और कैश या बैंक जो है
वो एसेट कम हो रहा है तो क्रेडिट होगा। अगर एक चीज डेबिट हो रही है तो दूसरी चीज क्रेडिट होगी। देखिए आपका एसेट कम रहा है, एसेट कम रहा है तो क्या होगा, क्रेडिट होगा। अब जर्नल एंट्री क्या मारेंगे, जर्नल एंट्री अगर आप देखोगे तो सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश, ये हमारा जर्नल एंट्री हो जाएगा कि सैलरी डेबिट हो गया और कैश जो हो गया वो क्रेडिट हो गया। अब एक और चीज कर दे, कैपिटल जो है उसने इंट्रोड्यूस किया कैश में 50,000। तो बिजनेस के पास कैपिटल के रूप में क्या आ रहा है, कैश आ रहा है, कैश आ रहा है। मतलब कैश जो है वो बिजनेस के पास आ रहा है, राइट, कैपिटल के रूप में ओनर ने पैसा दिया है। तो पहले हमको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा, कैश है, कैपिटल है। कैश क्या है, मेरे लिए असेट है, असेट है ना। और कैपिटल मेरे लिए क्या है, एक बिजनेस के लिए कैपिटल क्या होती है, कैपिटल हमेशा एक बिजनेस के लिए लाइबिलिटी होती है। क्यों लाइबिलिटी होती है, क्योंकि इसको चुकाना है, ओनर को कुछ ना कुछ देना होगा ना, बेनिफिट। ठीक है, डायरेक्शन क्या होगा, कैश जो है असेट है, बढ़ रहा है, और कैपिटल जो है लाइबिलिटी है और वो भी बढ़ रही है क्योंकि हमको देना है। मेरे दिमाग में बोझ है यार, ओनर को देना है। बिजनेस के बारे में सोचो, कभी ओनर के हिसाब से मत सोचो, बिजनेस के हिसाब से सोचो। तो कैपिटल जो है लाइबिलिटी है। अप्लाई द रूल, कैश अपना असेट है जो बढ़ रहा है तो डेबिट, कैपिटल हमारी लाइबिलिटी है जो बढ़ रही है तो क्रेडिट। तो एंट्री क्या होगी, एंट्री सिंपल होगी, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। तो हम लोग ऐसे लिखते हैं अकाउंटिंग की भाषा में, कैश डेबिट होगा और कैपिटल जो है वो क्या हो जाएगा, क्रेडिट होगा। तो ये अगर आप फॉलो करते हो तो आपके दिमाग में एक क्लैरिटी आती है। ठीक है, क्या क्लैरिटी आती है कि आपको आइडेंटिफाई पहले करना है, फिर क्लासिफाई करना है, फिर आपको डायरेक्शन देना है कि एसेट बढ़ रहा है, लाइबिलिटी बढ़ रही है, फिर रूल आपको अप्लाई करना है, फिर उसके बाद जर्नल एंट्री आपको करना है। अब बात करते हैं सैलरी के बारे में। देखो हम लोग जो है सैलरी हमारा एसेट भी हो सकता है, लाइबिलिटी भी हो सकता है, इनकम भी हो सकता है, एक्सपेंस भी हो सकता है। कैसे, अब हम देखते हैं। अगर हमने सैलरी पे किया, उसने मेरे लिए काम किया, मैंने सैलरी पे किया, और तो वो मेरे लिए क्या है, एक्सपेंस है। अब मैंने सैलरी पे ही नहीं किया, बेचारे ने काम कर लिया मेरे लिए, पर मैंने सैलरी पे नहीं किया, मैंने अभी तक पैसा ही नहीं दिया है, मुझे पैसा देना बाकी है, दिमाग में बोझ है। जब दिमाग में बोझ आ जाए तो वो मेरे लिए लाइबिलिटी है। मैंने पहले ही उसे पैसा दे दिया, यार मैंने पहले ही दे दिया, वो बाद में मुझे फ्यूचर में काम करके देगा। तो मैंने पहले ही जब उसे पैसा दे दिया तो वो मेरे लिए असेट है। और सैलरी अगर मुझे मिल रहा है तो खुश हो जाओ यार, मेरे लिए इनकम है। तो आप देख सकते हैं कि कब सैलरी एक्सपेंस है, कब लाइबिलिटी है, कब असेट है और कब इनकम है। ठीक है, तो सैलरी के बहुत सारे रूप हो सकते हैं, ऐसे ही आप कोई भी एक्सपेंस को ले सकते हो, वो इनकम भी बना सकते हो, वो डिपेंड करता है। तो एडवांस सैलरी मतलब आप पहले से ही पे कर दे रहे हो, पैसा पहले ही दे दे रहे हो, काम बाद में करा रहे हो, मतलब फ्यूचर में बेनिफिट मिलने वाला है, तो वो मेरे लिए असेट हो गया। बात करते हैं परचेज ऑफ स्टॉक वर्सेस परचेज ऑफ एसेट। ये बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है जो हमें समझना बहुत जरूरी है। ठीक है, तो परचेज ऑफ स्टॉक क्या है, परचेज ऑफ एसेट क्या है, देखते हैं। स्टॉक जो होता है और फिक्स एसेट जो होता है, जब हम लोग स्टॉक का पर्पस क्या होता है, जब भी हम कोई चीज स्टॉक को खरीदते हैं, जैसे सपोज कीजिए मेरा प्लास्टिक के बॉटल का काम है, वो हम खरीद रहे हैं, उसका पर्पस है बेचने का। लेकिन फिक्स एसेट का पर्पस क्या होता है, फिक्स एसेट का हमेशा पर्पस होता है कि हम उसको यूज करें, कभी हम बेचना नहीं चाहते। जैसे हमारा फर्नीचर हो गया, कंप्यूटर हो गया, एसी हो गया, मशीनरी हो गया, उसको यूज करते हैं ताकि हमको फ्यूचर में बेनिफिट मिले। ठीक है, तो ये हमेशा परचेज अकाउंट से रिफ्लेक्ट होगा। जब भी हम कोई स्टॉक परचेज करेंगे बेचने के इरादे से, तो वो हमेशा परचेज के तरह होगा, और ये हमेशा फिक्स एसेट अकाउंट के तरह रिफ्लेक्ट होगा। तो हमेशा याद रखिएगा, स्टॉक का पर्पस क्या है कि हमें बेचना है, फिक्स एसेट का पर्पस क्या है कि हमें यूज करना है। ठीक है, अब बात करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ एसेट के बारे में कि करंट एसेट क्या होता है, फिक्स एसेट हमने एसेट के बारे में पढ़ लिया। अब हम बात करते हैं कि करंट एसेट क्या होता है और फिक्स एसेट क्या होता है। ठीक है, करंट एसेट का मतलब जो है वो ये है कि आपको 12 महीना में जो है रियलाइज हो जाता है, 12 महीना में रियलाइज हो जाता है। जैसे आपका डेटर हो गया, आपकी स्टॉक हो गई, आपकी छोटी मोटी इन्वेस्टमेंट हो गई, ये सारा जो है 12 महीना के अंदर रियलाइज हो जाता है।
फिक्स एसेट जो एक अकाउंटिंग पीरियड से ज्यादा आपको बेनिफिट दे, जैसे आपका फर्नीचर, मशीनरी, बिल्डिंग, व्हीकल, वो आपको 1 साल से ज्यादा का बेनिफिट देगा। ठीक है। डायरेक्ट कॉस्ट और इनडायरेक्ट कॉस्ट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये समझना हमारे लिए बहुत जरूरी है। जो हमारे फैक्ट्री रिलेटेड कॉस्ट है, जो डायरेक्टली हमारे प्रोड्यूसिंग या सर्विस प्रोवाइडिंग से रिलेटेड है, हमारे परचेजेस से रिलेटेड है डायरेक्टली। जैसे सपोज कीजिए फैक्ट्री में अगर लेबर नहीं आएगा तो फैक्ट्री बंद हो जाएगा यार, अगर लेबर नहीं आ रहा तो दैट इज माय डायरेक्ट कॉस्ट। और इनडायरेक्ट कॉस्ट क्या है, अगर आप एम्प्लॉइज को सैलरी नहीं देते हो तो ऐसा तो नहीं होगा कि आपका फैक्ट्री बंद हो जाएगा, नहीं, तो वो इनडायरेक्टली रिलेटेड। जैसे आपका एडमिन कॉस्ट, आपके ऑफिस का रेंट, आपका जनरल ऑफिस एक्सपेंसेस, वो आपका इनडायरेक्ट कॉस्ट है। लेकिन डायरेक्ट कॉस्ट है आपका डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट मटेरियल, मैन्युफैक्चरिंग सप्लाई, जो आपके परचेजेस से रिलेटेड है। ठीक है, वो हमारा क्या हो गया, डायरेक्ट कॉस्ट हो गया। अगर वो आप इनकर्ड नहीं करते या वो अगर कुछ इधर उधर होता है तो आपका फैक्ट्री भी बंद हो सकता है, आपका प्रोडक्शन बंद हो सकता है, आपका परचेज में हार्म आ सकता है। लेकिन इनडायरेक्ट कॉस्ट इज नॉट डायरेक्टली रिलेटेड टू योर बिजनेस, लेकिन इट इज हेल्पिंग, बिजनेस को हेल्प कर रहा है, लेकिन एकदम डायरेक्ट वे में हेल्प नहीं कर रहा है। जैसे आपके एम्प्लॉइज, आपका रेंट ऑफिस का, आपका ऑफिस का एक्सपेंसेस, वो एडमिन का खर्चा है जो इतना डायरेक्टली आपको इफेक्ट नहीं कर रहा है। लाइबिलिटी भी आपको पता है कि करंट होता है और नॉन करंट। जो 1 साल के अंदर आप पे कर दो दैट इज करंट, और नॉन करंट मतलब जो आपके 1 साल के बाद पेबल है, लॉन्ग टर्म है जो। ठीक है, जैसे लॉन्ग टर्म लोन हो गया। करंट मतलब आपको क्रेडिटर, क्रेडिटर जो है उसको पैसा देना। क्रेडिटर मतलब जिसको हमें पैसा देना है, जिससे हमने उधार में सामान खरीदा है, तो 1 साल के अंदर तो देना ही पड़ेगा ना, दैट इज योर करंट। ठीक है, तो कैसे एंट्रीज फ्लो करती है, अगर आपने कहीं ना कहीं अकाउंटिंग पढ़ा होगा तो आपको पता होगा कि पहले जर्नल में जाना है, फिर लेजर में जाना है, फिर ट्रेडिंग या प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, फिर आपका बैलेंस शीट में इफेक्ट आता है। तो ये हमारा जो है फ्लो ऑफ एंट्री नॉर्मली होता है। ठीक है, कि हम लोग को जर्नल, लेजर, ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बैलेंस शीट, ये सारे चीजें हैं। ओके, तो सबसे पहले बात करते हैं ट्रेडिंग अकाउंट के बारे में कि ट्रेडिंग अकाउंट क्या होता है। ठीक है, तो ट्रेडिंग अकाउंट क्या है, जिसमें आपका परचेजेस का डिटेल है, सेल्स का डिटेल है, डायरेक्ट एक्सपेंसेस का डिटेल है, क्लोजिंग स्टॉक का डिटेल है, ये आपका क्या हो गया, ट्रेडिंग अकाउंट हो गया। ठीक है, तो आपका जो भी आपका डायरेक्ट खर्चा है या आपका डायरेक्ट इनकम है, उसका डिटेल आपका ट्रेडिंग अकाउंट में जाता है। दैट इज ग्रॉस प्रॉफिट। इससे पता चलता है कि आपने बिजनेस से कितना कमाया। अगर आपको देखना है आपने बिजनेस से कितना कमाया है, तो आप किस में देखोगे, ट्रेडिंग अकाउंट में देखोगे। अगर आपको देखना है कि बिजनेस से जो है वो आप कितना कमा रहे हो, तो इसको समझने के लिए हमको एक्सेल फाइल खोलना जरूरी है ताकि हम अच्छे से समझ सके। ठीक है, तो खोलते हैं एक्सेल फाइल और आपको समझाने की कोशिश करते हैं। एक्सेल फाइल में खोल रही हूँ। सो हम ट्रेडिंग अकाउंट को समझने का कोशिश करते हैं कि ट्रेडिंग अकाउंट क्या है। ठीक है, तो ट्रेडिंग अकाउंट में आप देखोगे इसमें हमारा ओपनिंग स्टॉक आता है। ठीक है, डेबिट साइड में हमारा परचेजेस आता है। ठीक है, और यहाँ पर हमारा सेल्स आता है, कितना सेल्स है, और यहाँ पर क्लोजिंग स्टॉक आता है। क्यों क्लोजिंग स्टॉक आता है हम ये समझते हैं। जैसे सपोज कीजिए मेरा ओपनिंग स्टॉक है एक एक स्टॉक है पेंसिल का, और मैंने परचेज किया है एक स्टॉक।
₹3 का पेंसिल का स्टॉक है, ₹3 का मेरा किसका है, सपोज कीजिए परचेजेस मैंने 3 किया, ठीक है, और मैंने एक बेचा है, एक सेल किया है ₹4 में। तो अगर आप देखोगे तो ट्रेडिंग्स में यहाँ पर ₹6 का मेरा कॉस्ट है और ₹4 का मैंने इनकम जनरेट किया है, मैंने ₹4 का सेल किया है। देखिए ₹3 का एक स्टॉक ₹3 का है, परचेजेस का एक स्टॉक ₹3 का है। तो अगर आप यहाँ से ₹4 को ₹6 से अगर कंपेयर करोगे तो आप बोलोगे सेल तो ₹4 का हुआ है और कॉस्ट मेरा ₹6 का है। तो एक तरह से लॉस आपको पता चलेगा, लेकिन एक्चुअल में लॉस नहीं है, क्योंकि लॉस इसलिए नहीं है क्योंकि खाली आपने एक स्टॉक ही बेचा है। अगर आप देखोगे यहाँ पर, मैं थोड़ा जूम कर लेती हूँ, अगर आप देखोगे तो आपने खाली एक स्टॉक बेचा है, कितने रुपए में बेचा है आपने, ₹4 में बेचा है। तो आपको बताना पड़ेगा कि एक स्टॉक आपके पास अभी भी पड़ा है, दैट इज योर क्लोजिंग स्टॉक ₹3 का, ठीक है। तो यहाँ पर आपका आ गया ₹7 और यहाँ पर आ गया आपका ₹6, क्योंकि क्लोजिंग स्टॉक अभी भी आपके पास पड़ा हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा कितना हुआ, ₹6 और यहाँ पर हुआ ₹7। तो हमारा ग्रॉस प्रॉफिट कितना हो गया, हमारा ग्रॉस प्रॉफिट जो है वो हो गया ₹1 का। तो देखिए इक्वल हो गया, राइट। तो आपको क्लोजिंग स्टॉक को क्रेडिट क्यों करना पड़ा, क्योंकि आपको स्टॉक मैच करना है। अगर यहाँ पर 2 स्टॉक है तो ऑब्वियसली यहाँ पर भी 2 स्टॉक होना चाहिए, तभी तो आप कंपेयर कर पाएंगे, ठीक है। अगर मैं यहाँ से हटा दूं, आपको ये हटा दूं, तो आपको एक तरह से क्या लगेगा, एक तरह से ये लगेगा कि आपका लॉस हो गया है, राइट। आपका क्या हो गया है, लॉस हो गया है, क्योंकि आपका कॉस्ट जो था, कॉस्ट कितना का था, कॉस्ट आपका था, अगर आप देखो तो यहाँ पर आपको ₹4 दिख रहा है और यहाँ पर अगर मैं डिलीट कर दूं तो ₹6, कॉस्ट ₹6 था, लेकिन आपका ₹4 का सेल आया, राइट। तो वो आपको लॉस दिखेगा, इसलिए आपको क्लोजिंग स्टॉक को क्या करना पड़ा, क्रेडिट करना पड़ा, ठीक है, ताकि आप 2 स्टॉक को 2 स्टॉक से कंपेयर कर सको। तो अगर आप यहाँ पर देखें तो आपको ये समझ में आएगा, क्या समझ में आएगा कि जितना भी डायरेक्ट एक्सपेंसेस है और जितना भी आपका डायरेक्ट इनकम है वो यहाँ रिफ्लेक्ट होता है, कितना आपने बिजनेस से कमाया वो ट्रेडिंग अकाउंट बताता है। अगर आपने कहीं ना कहीं अकाउंटिंग कंसेप्ट आपको आता है तो आपको क्लैरिटी और आएगा कि यहाँ पर जो है हमारा डायरेक्ट एक्सपेंसेस डायरेक्ट इनकम रिफ्लेक्ट होता है, और क्लोजिंग स्टॉक इसलिए क्रेडिट होता है क्योंकि हमको यहाँ का स्टॉक जो है वो यहाँ से मैच कराना होता है। अगर यहाँ पे 2 स्टॉक पड़ा हुआ है और मैंने एक ही स्टॉक बेचा तो एक स्टॉक कहाँ गया, वो हमारे क्लोजिंग स्टॉक में आ गया, ठीक है। पीएल अकाउंट जितना भी इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस है वो पीएल अकाउंट में जाता है, जितना भी इनडायरेक्ट इनकम है जो डायरेक्टली रिलेटेड नहीं है हमारे बिजनेस से वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाता है और एक्चुअल में नेट प्रॉफिट निकलता है। और नेट प्रॉफिट हमारा कहाँ जाता है, वो बैलेंस शीट में जाता है। देखिए बैलेंस शीट की 2 साइड होती है, एक लायबिलिटी साइड होती है, एक एसेट साइड होती है। तो एसेट में तो जितना भी एसेट है आपका वो रिफ्लेक्ट करेगा, और लायबिलिटी में जितनी भी लायबिलिटी है प्लस आपका नेट प्रॉफिट, क्योंकि नेट प्रॉफिट एक तरह से आपको ओनर को देना है तो आपके लिए क्या है, लायबिलिटी है, तो वो आपको इधर रिफ्लेक्ट करेगा और एसेट आपका इधर रिफ्लेक्ट करेगा, ठीक है। तो ये हमारा बैलेंस शीट हो गया। हमेशा बैलेंस शीट इक्वल होना चाहिए, ये आपको पता ही है, क्योंकि हम बहुत मेहनत करते थे कि हमारी बैलेंस शीट मैच हो जाए। तो बैलेंस शीट हमेशा जो है वो इक्वल होता है, क्योंकि असेट इज इक्वल टू लायबिलिटी, ये आपको पता ही है कि एवरी एक्शन हैज एन इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन, जो आएगा वो जाएगा, राइट। अब हम एक एग्जाम्पल करते हैं ताकि हमें और क्लैरिटी आए, हमने जो भी पढ़ा उसको अगर हम लोग को क्लियरली समझना है तो एक एग्जाम्पल करना जरूरी है। हमने एक बात जाना था कि सैलरी जो है अगर हम पे कर रहे हैं तो सैलरी हमारा एक्सपेंस है जो डेबिट होगा और कैश हमारा क्या होगा, क्रेडिट होगा, ठीक है। तो सैलरी का अगर अकाउंट मैं बनाऊं तो सैलरी का जो अकाउंट अगर मैं बनाऊंगी तो टू कैश में लिखूंगी, वहां पे क्या लिखूंगी, टू कैश, कितना लिखूंगी, 5,000। तो सैलरी का जो भी ये हमारा एक्सपेंस है, क्या हमारा ये डायरेक्ट एक्सपेंस है या इनडायरेक्ट एक्सपेंस है, ये हमारा इनडायरेक्ट एक्सपेंस है, क्या है, इनडायरेक्ट एक्सपेंस है। तो वो कहाँ चला जाएगा,
वो चला जाएगा हमारा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। कहाँ चला जाएगा? प्रॉफिट एंड लॉस। तो मैंने क्या लिखा? बाय पीएल। ठीक है। कैश क्या है? कैश हमारे लिए असेट है। ठीक है, असेट है। सपोज कीजिए बैलेंस 20,000 हमारे पास पड़ा है, इसमें से हमने सैलरी कितना पे कर दिया? 5,000। तो कितना बचा हमारा? 15,000। तो कैश कहाँ जाएगा? असेट में जाएगा। तो हम ट्रेडिंग बनाते हैं, पीएल बनाते हैं और बैलेंस शीट हम बना लेते हैं, लाइबिलिटी और एसेट। तो सबसे पहले सैलरी जो है, ग्रॉस प्रॉफिट तो कुछ नहीं है, जीरो है, ये हमारा पीएल में चला गया ग्रॉस प्रॉफिट। अब सैलरी जो है कहाँ जाएगा? ये हमारा पीएल में जाएगा, क्योंकि मेरा इनडायरेक्ट एक्सपेंस है। तो हमारा लॉस आएगा। लॉस जो है वो कहाँ जाएगा? कैपिटल में जाएगा। कैपिटल कम हो जाएगा ना, हमारी लाइबिलिटी जो है वो कम हो जाएगी। तो हमारा कैपिटल जो है वो कम हो गया। सपोज अगर 20,000 हमारा कैपिटल है तो ये हमारा कम हो गया। और कैश हमारा कहाँ जाएगा? कैश हमारा बेसिकली असेट में जाएगा। कहाँ जाएगा? असेट में जाएगा। बेसिकली कैश आप देख सकते हैं हमारा बैलेंस शीट में अपीयर कर रहा है, क्योंकि वो मेरे लिए असेट है। तो और हमारा सैलरी जो है वो इनडायरेक्ट एक्सपेंस है, तो पीएल में आ रहा है, जिस कारण हमें लॉस हो रहा है। और लॉस कहाँ जा रहा है हमारा? लॉस बेसिकली हमारे लाइबिलिटी में आ रहा है। सपोज हमारा कैपिटल अगर 20,000 है और 5,000 का लॉस है, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर कि हमारा जो बैलेंस शीट है वो 15,000 से मैच हो गया है। तो आपको ऐसे ही दिखाना है कि कहाँ ट्रेडिंग में जाएगा, पीएल में जाएगा या बैलेंस शीट में जाएगा, वो आपको समझना होगा, राइट। अब आगे चलते हैं। परचेज फ्रॉम मोहन। मोहन से मैंने सामान खरीदा। ठीक है। तो मोहन से अगर मैं सामान खरीद रही हूँ तो मोहन मेरे लिए क्या है? वो मेरे लिए क्रेडिटर है। क्रेडिटर मतलब मुझे उसे पैसा देना है। तो मोहन अब मेरे लिए लाइबिलिटी है, तो वो क्रेडिट होगा। मोहन से मैं अगर सामान खरीद रही हूँ, मुझे पैसा देना है, तो मोहन मेरे लिए लाइबिलिटी है, बोझ है, मुझे पैसा देना है। और परचेज क्या है? परचेज से मेरा स्टॉक बढ़ेगा, तो वो मेरा असेट बढ़ रहा है, तो वो डेबिट हो रहा है, राइट। तो परचेज से क्या होगा? परचेज मैंने मोहन से किया, परचेज कहाँ जाएगा? मेरे ट्रेडिंग अकाउंट में रिफ्लेक्ट करेगा, वो मेरा डायरेक्टली रिलेटेड है मेरे बिजनेस से, राइट। परचेजेस कहाँ जाता है? ट्रेडिंग अकाउंट में। और मोहन कहाँ जाएगा? मोहन से मैंने परचेज किया है, बाय परचेज। अगर आप एंट्री देखें, मोहन के अकाउंट में क्या जाएगा? बाय परचेज। और ये हमारा बैलेंस जो जाएगा 7,000 का, वो बैलेंस शीट में जाएगा लाइबिलिटी में, क्योंकि मोहन मेरे लिए क्या है? मोहन मेरे लिए लाइबिलिटी है। तो ट्रेडिंग में क्या जाएगा? ट्रेडिंग में आपके लिए जाएगा परचेजेस। ठीक है, परचेजेस जाएगा, जिससे मेरा स्टॉक बढ़ जाएगा। तो देखिए, एक क्वेश्चन आता है हमेशा दिमाग में कि अगर हम परचेज कर रहे हैं, क्या मुझे प्रॉफिट या लॉस होगा? नहीं, मुझे ना प्रॉफिट होगा ना लॉस होगा। क्यों? क्योंकि इससे मेरा स्टॉक बढ़ता है। ठीक है, तो स्टॉक बढ़ जाएगा। ग्रॉस प्रॉफिट नहीं है, नेट प्रॉफिट कुछ नहीं है। ये स्टॉक कहाँ जाएगा? ये मेरे असेट में जाएगा। जो भी मेरा क्लोजिंग स्टॉक है वो मेरे असेट में जाएगा। और मोहन कहाँ जाएगा? मोहन मेरे लाइबिलिटी में जाएगा। तो बैलेंस शीट मैच हो जाएगा। ठीक है, क्लोजिंग स्टॉक मेरा असेट है तो मेरे असेट में जाएगा, और मोहन मेरा क्रेडिटर है तो मेरे लाइबिलिटी में जाएगा। तो होप ये वीडियो आपको क्लियर हुआ होगा। अगर आपके पास अकाउंटिंग कंसेप्ट है पहले से, तो आपको इस वीडियो को देखने के बाद क्लैरिटी आई होगी कि एसेट क्या है, लाइबिलिटी क्या है, एक्सपेंस क्या है, ट्रेडिंग क्या है, पीएल क्या है, बैलेंस शीट क्या है। होप आपको ये वीडियो समझ में आएगा। तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक दिया हुआ है जिसमें आप प्रैक्टिस कर सकते हो, और कोई भी क्वेरी है वो लिख सकते हो। थैंक यू सो मच गाइज फॉर योर टाइम।